आज की वीडियो में हम सामान्य विज्ञान से रिलेटेड इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन डिटेल में डिस्कशन करेंगे। यह सामान्य विज्ञान की सीरीज का पार्ट 32 है, जो कि आने वाले रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, बैंक्स आदि एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। दोस्तों, यह क्वेश्चन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे तो बार बार रिपीट होते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, किसी सामान्य वयस्क की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर होती है। तो दोस्तों, किसी सामान्य वयस्क की एक विश्राम अवस्था में जो औसत श्वसन दर होती है 15 से 18 बार प्रति मिनट होती है। कितनी होती है? 15 से 18 बार प्रति मिनट होती है। इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों, एक टर्म आया श्वसन दर। ये होता क्या है? श्वसन दर यानी ब्रीदिंग रेट। कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वह उसकी श्वसन दर कहलाती है। एक स्वस्थ मनुष्य विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में औसतन 15 से 18 बार सांस अंदर लेता है तथा बाहर निकालता है, परंतु एक व्यायाम करता हुआ व्यक्ति जो होता है वह 25 बार श्वसन करता है प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2, अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों में जिस पदार्थ के संचयन के कारण ऐंठन होती है वह है। दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों में लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है, जिसके कारण पैरों में ऐंठन होने लगती है। इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अधिक व्यायाम करने के बाद पेशियों में ऐंठन होने लगती है, क्योंकि पेशियां जो होती है अवायवीय यानी अनएरोबिक रूप से शोषण करती है। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से लैक्टिक अम्ल और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। जो लैक्टिक अम्ल होता है यह हमारे पेशियों में संचयन हो जाता है, जिसके कारण पेशियां जो होती है ऐंठन होना शुरू कर देती हैं। इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3, एक्सहेलेशन के समय पसलियां गति करती हैं। दोस्तों, एक्सहेलेशन के समय जो पसलियां होती है वह नीचे की ओर गति करती हैं। इसका ऑप्शन नंबर 6 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों, एक टर्म आया एक्सहेलेशन। इसका मतलब क्या होता है? दोस्तों, इसका मतलब होता है सांस को बाहर छोड़ने की प्रक्रिया को एक्सहेलेशन कहते हैं। दोस्तों, एक्सहेलेशन के समय क्या होता है? जो पसलियां होती है नीचे तथा अंदर की ओर गति करती है, जबकि जो डायफ्राम होता है ये ऊपर की ओर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। दोस्तों, जो शरीर के अंदर सांस लेने की प्रक्रिया को इनहेलेशन कहते हैं यानी अंत श्वसन कहते हैं। अंत श्वसन के समय जो पसलियां होती है ऊपर की ओर वह बाहर की ओर गति करती है, जबकि जो डायफ्राम होता है वह नीचे की ओर गति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो दोस्तों, निम्नलिखित में से विद्युत सेल जो होता है या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका ऑप्शन नंबर 6 का ठीक हो जाएगा। विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति होती है जो कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। इसलिए जो सेल रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाते हैं उन विद्युत सेलों को विद्युत रासायनिक सेल यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल 2 प्रकार के होते हैं, पहला प्राइमरी सेल, दूसरा सेकेंडरी सेल। दोस्तों, जो प्राइमरी सेल होते हैं इन्हें एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी यह एक बार इस्तेमाल होने के बाद इनका इस्तेमाल दोबारा नहीं किया जा सकता। जैसे घड़ी तथा रिमोट में इनका प्रयोग किया जाता है, जबकि जो सेकेंडरी सेल होते हैं इनका प्रयोग दोबारा इन्हें चार्ज किया जा सकता है। जैसे मोबाइल में जो इस्तेमाल किया जाता है बैटरी, वह सेकेंडरी सेल का एग्जाम्पल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5, धातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं। तो दोस्तों, धातु जो ऑक्साइड होते हैं ये आमतौर पर अम्लीय होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, पवन का वेग बढ़ने से वायु दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों, पवन का वेग बढ़ जाने से वायु दाब कम हो जाता है। क्या हो जाता है? वायु दाब कम हो जाता है। दोस्तों, जब वायु का वेग अपेक्षाकृत अधिक होता है तब वायु दाब घट जाता है, तथा जो वायु होती है ये हाई प्रेशर से यानी उच्च दाब से लो प्रेशर यानी निम्न दाब की ओर चलती है। वायु दाबों के बीच जितना अधिक अंतर होगा पवन का वेग उतना ही अधिक तीव्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7, दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। दोस्तों, आपको उस ऑप्शन का चयन करना जो गलत है। पहला कथन, गर्म होने पर वायु ऊपर उड़ती है, ये ऑप्शन ठीक है। गर्म वायु ठंडी वायु से हल्की होती है, ये भी ऑप्शन ठीक है। गर्म होने पर वायु अधिक स्थान घेरती है, ये भी ऑप्शन ठीक है। गर्म वायु ठंडी वायु से भारी होती है। दोस्तों, ये गलत ऑप्शन है। जो गर्म वायु होती है ठंडी वायु से
हल्की होती है, जबकि जो ठंडी वायु होती है भारी होती है। दोस्तों जो गर्म वायु होती है गर्म होकर ऊपर उड़ती है, जो इसका स्थान घेरने के लिए ठंडी वायु आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का व्यवस्था किस प्रकार की गई है? तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में जो तत्वों की व्यवस्था की गई है वह उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम के अनुसार की गई है। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9, तिल चट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती है उनके। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। तिल चट्टों के शरीर में जो वायु होती है इनके श्वास रंध्रों के द्वारा प्रवेश करती है। इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों कॉकरोच यानी तिल चट्टों के शरीर में के पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों को क्या कहते हैं? इन छिद्रों को श्वास रंध्र यानी स्पेकल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेकल्स कहते हैं। इन्हीं के द्वारा इनके अंदर हवा यानी ऑक्सीजन जाती है, इसके द्वारा सांस लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? दोस्तों रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे ने की थी। किसने की थी? 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। दोस्तों रक्त परिसंचरण तंत्र बनता कैसे? यह हृदय, धमनियां, शिराएं तथा रुधिर को मिलाकर रक्त परिसंचरण तंत्र बनता है। बात करते हैं लैंड स्टीनर के बारे में। दोस्तों इन्होंने रक्त समूह की खोज की थी। किसकी खोज की थी? रक्त समूह की खोज लैंड स्टीनर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 11, विली नामक संरचना शरीर के किस भाग में पाई जाती है? तो दोस्तों आप बताएंगे विली नामक संरचना जो होती है शरीर के छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती है। इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों स्मॉल इंटेस्टाइन की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचना पाई जाती है जिसे दीर्घ रोम यानी विलय कहते हैं। दोस्तों इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए यह अपना सरफेस बढ़ा लेती है। प्रत्येक विली में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। यहाँ पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। फिर इस पचे हुए भोजन को शरीर के प्रत्येक अंगों तक पहुँचाने का कार्य रुधिर वाहिकाओं के द्वारा होता है। इस प्रक्रिया को स्वांगीकरण यानी एसिमिलेशन कहते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 12। दोस्तों यह क्वेश्चन रेलवे एएलपी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से संकेतक का उपयोग अम्लीय और उदासीन विलयनों के बीच फर्क करने के लिए नहीं किया जा सकता? तो दोस्तों आपको उस ऑप्शन का चयन करना है जिस संकेतक का प्रयोग अम्लीय और उदासीन विलयनों के बीच फर्क करने के लिए नहीं किया जा सकता। इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। फिनोल्फेथिलीन का प्रयोग अम्लीय और उदासीन विलयनों के बीच में फर्क करने के लिए नहीं प्रयोग किया जा सकता। इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 13, वसा का पूर्ण रूप से पाचन किस अंग में होता है? दोस्तों आपको इसका ऑप्शन बताना है कि वसा का पूर्ण रूप से पाचन किस अंग के द्वारा होता है। इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में वसा का पूर्ण रूप से पाचन होता है। इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों वसा को वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित किया जाता है तथा वसा के पाचन में पित्त रस महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 14, जल का अवशोषण मुख्यतः किस अंग द्वारा होता है? तो दोस्तों जल का अवशोषण मुख्यतः बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? आप भूलेंगे नहीं, जल का अवशोषण जो होता है मुख्यतः बड़ी आंत के द्वारा होता है। दोस्तों जो बड़ी आंत होती है यानी लार्ज इंटेस्टाइन, इसका जो आकार कितना होता है आप बताएंगे। इसका आकार होता है 1.5 मीटर ये लंबा होता है, जबकि 6.7 सेंटीमीटर यह चौड़ा होता है। जो मनुष्य का बड़ी आंत होता है यह 3 भागों में विभाजित होता है। कौन कौन सा? पहला सेकम, दूसरा कोलन, तीसरा रेक्टम। दोस्तों जो सेकम होता है यह मनुष्य का निष्क्रिय अवशेषी अंग होता है। क्या होता है? मनुष्य का निष्क्रिय अवशेषी अंग होता है यानी इसका कोई इस्तेमाल नहीं होता। जबकि बात करते हैं कोलन के बारे में, यह सेकम से लगी हुई उल्टे यू आकार के लगभग 1.3 मीटर का भाग होता है। जबकि दोस्तों रेक्टम जो होता है यह मनुष्य का आंत्र का अंतिम भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रश्न नंबर 15। दोस्तों यह क्वेश्चन रेलवे एएलपी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण की वक्रता के केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब ऐसा बनेगा। दोस्तों निम्नलिखित में से ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। अगर किसी वस्तु को अवतल दर्पण की वक्रता के केंद्र पर रखा जाता है तो इसका जो प्रतिबिंब होगा वह वास्तविक और समान आकार का बनता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 16। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो दोस्तों गतिशील वस्तु की जो गतिज ऊर्जा होती है यह द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17। दोस्तों यह क्वेश्चन रेलवे एएलपी 2018 में बन चुका क्वेश्चन है। बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा गर्भाशय यानी यूटेरस। यह बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का जो गर्भाशय भाग होता है यह अपने आप को तैयार करता है। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों गर्भाशय यानी यूटेरस यह स्त्री जनन अंग का महत्वपूर्ण भाग होता है, जो दोस्तों ये 7.5 सेंटीमीटर लंबा जबकि 5 सेंटीमीटर चौड़ा भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 18। लकड़ी का एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया जाता है तो इसका दूसरा सिरा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों अगर लकड़ी का एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया जाता है तो इस लकड़ी के चम्मच का जो दूसरा सिरा होता है जिसे हम हाथ से पकड़ते हैं वह चालन के द्वारा ठंडा हो जाएगा, यानी कंडक्शन के द्वारा ठंडा हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों चालन यानी कंडक्शन यह ऊष्मा का संचरण की विधि है, यह केवल ठोसों में पाई जाती है। जबकि दोस्तों बात करते हैं संवहन यानी कन्वेक्शन। दोस्तों जो कन्वेक्शन होता है यह द्रव व गैस में पाई जाती है, जबकि जो विकिरण होता है यह इसको संचरण करने के लिए ऊष्मा को किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे सन की जो रेज होती है, सूर्य की किरणें धरती तक किस माध्यम से आती है आप बताएंगे? विकिरण के माध्यम से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 19। न्यूट्रॉन पर आवेश पाया जाता है। दोस्तों न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश पाया जाता है? तो आप बताएंगे न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं पाया जाता, यानी यह उदासीन होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक महोदय ने। किसने की थी? चैडविक ने की थी। दोस्तों न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं पाया जाता। दोस्तों हाइड्रोजन को छोड़कर सभी परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन पाया जाता है, जबकि जो हाइड्रोजन का जो नाभिक होता है इसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 20। किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो दोस्तों किसी तने हुए रबर बैंड में स्थितिज ऊर्जा होती है। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों यह क्वेश्चन रेलवे एएलपी 2018 में बन चुका क्वेश्चन है। रेलवे ने इसका सही जवाब ऊष्मीय ऊर्जा को माना था, परंतु बुक्स वगैरह में जो अच्छी बुक्स है, ऑथेंटिक बुक्स है, उसमें यह स्थितिज ऊर्जा को दर्शाया गया है, यानी एक तने हुए रबर बैंड में स्थितिज ऊर्जा होती है। दोस्तों स्थितिज ऊर्जा होती क्या है? किसी वस्तु की विशेष स्थिति के कारण उसमें संग्रहित ऊर्जा को उस वस्तु का स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। दोस्तों जो तना हुआ रबर जो होता है ये अपनी सामान्य स्थिति में ना होकर एक विशेष तनी हुई स्थिति में होगा, तो ये इसमें जो विशेष ऊर्जा होती है वह स्थितिज ऊर्जा होती है। दोस्तों आज की वीडियो से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।